अनिल शर्मा जी, अभी जिस जिस फैक्शनलिज्म की बात पूर्णिमा जी ने भी इशारा किया, प्रिया ने भी इशारा किया, सभा ने भी इशारा किया, क्या राजस्थान आज की तारीख में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाएगी? क्योंकि वहां अभी भी वसुंधरा राजे सिंधिया बनाम रेस्ट है, हालांकि वहां कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी फैक्शन में बटी हुई है। आशुतोष जी, मेरा मानना यह है कि फैक्शनलिज्म जितना राजस्थान में है उतना किसी और प्रदेश में शायद नहीं होगा जितना बीजेपी का फैक्शनलिज्म राजस्थान में है। यहाँ 10 तो सीएम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और उसके अंदर एक वसुंधरा फैक्शन अलग है, और ये बात मानने में कतई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूरा रिजल्ट भी देखें बायपोल्स के, अभी तक 9 बायपोल्स हुए राजस्थान में, उसमें से 7 में कांग्रेस जीती, 1 में आरएलपी और 1 में बीजेपी, और हार भी बहुत बुरी तरह हारे। मतलब बीजेपी वाले 2 एरियाज में, तो एक एरिया में तो उनकी जमानत भी जब्त हो गई, जो हिस्टोरिकली बीजेपी की कभी नहीं हुई थी। इन सबको देख के आप अगर देखें, और उनमें सबसे बड़ी बात ये थी, इन 9 की 9 बायपोल्स के अंदर कहीं पर भी वसुंधरा राजे कैनवेसिंग करने नहीं गई। तो मेरा मानना है कि वसुंधरा राजे का जो स्टेचर है और जो उनका कारिश्मा है राजस्थान में, वो काफी बड़ा है। और बीजेपी क्या ये रिस्क लेगी या नहीं लेगी, अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी तो होता जा रहा है जो हो रहा है, बट वसुंधरा राजे का कारिश्मा बहुत है उनका, और उसकी वजह से फैक्शन। मैं आपको पहले बोला, करीब 10 आदमी तो जो वो जन सुनवाई केंद्र बना के बैठ गए अपने अपने घरों पे, अभी से वो अपने आप को सीएम सोच रहे हैं। उस हालत में बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा फैक्शनलिज्म है। कांग्रेस में तो 2 ही हैं, एक सचिन पायलट, एक अशोक गहलोत। इनके यहाँ तो 10-10 हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। और इसका इलेक्शन मेन इलेक्शन में 2013 ये अपना 2023 में जो होगा नवंबर दिसंबर में, उसमें बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा इस फैक्शनलिज्म का। तो इस फैक्शनलिज्म को कर्टेल करने के लिए अभी तक बीजेपी ने कुछ कदम उठाए भी नहीं। बट अनिल जी, 2018 का चुनाव था, उसमें एक नारा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। क्या इस बार भी उसी तरीके का नारा गूंजेगा? मैं आशुतोष जी एक चीज आपको बताता हूं, इसके ऊपर बहुत मैंने स्टडी करा था। आप देखिए स्ट्राइक रेट पे चलते हैं अपन एक बार। जहां जहां वसुंधरा गई वहां पे स्ट्राइक रेट जो कैनवेसिंग करी, उनका स्ट्राइक रेट 60% के ऊपर था। जहां पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और ये योगी आदित्यनाथ गए, वहां पे 40% था। इससे आप गैस कर लीजिए कि वसुंधरा वहां पे पॉपुलर बहुत है। और मेरा मानना यह है आशुतोष जी कि ज्यादातर आप देखें तो लोकल छत्र भी बीजेपी को असेंबली इलेक्शन में जीता पाते हैं, चाहे वो आसाम हो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लोकल असेंबली इलेक्शन में नहीं चलता जितना चलना चाहिए। और कांग्रेस भी इसी सोच में बैठी है कि इनका फैक्शनलिज्म खत्म नहीं हो, जिससे हम वापस से आ जाएं पावर में। ठीक है, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हाल है संजीव? वहां भी क्या बीजेपी के अंदर फैक्शनलिज्म है? क्या आज की तारीख में बीजेपी कह सकती है आसानी से वहां चुनाव जीत लेगी? संजीव देखिए, यहाँ कोई शक नहीं है कि भारी तनाव, एक दूसरे से खींचतान, और बीजेपी भी इससे पृथक नहीं है। और जब से सिंधिया आए हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद एक नया गुट यहाँ बना है। खासकर ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र था, वहां कुछ 2-3 जो लीडरान थे वो परेशान है, जो जमे जमाए, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो या जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के बड़े दावेदारों में शुमार की जाने वाले नरोत्तम मिश्रा हो, या वहीं से आने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो। लंबी फहरिस्त है, कई। अगर आप में लौटिए तो वहां जयभान सिंह पवैया जैसे लीडर हैं जो अब सिंधिया के छाते के नीचे काम कर रहे हैं। फिर देखने में आया, जब यहाँ पर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए तो पिछले, जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद पहली बार ग्वालियर में स्थानीय निकाय के चुनाव महापौर की कुर्सी को बीजेपी हार गई। ये एक बड़ी चीज निकल के आई। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से इस जोड़ तोड़ में जुटी हुई है, इस उधेड़बुन में लगी हुई है कि कैसे ना कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। बहुत लंबी फहरिस्त है। जब से ये 27-28 विधायक टूट के बीजेपी में आए थे, उनके अपने धड़े बने हुए हैं। फिर वहां जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो बीजेपी के सामने कांग्रेस की तुलना में बहुत सारी चुनौतियां हैं। और यदि हम जाएं तो यहाँ सीधे सीधे दिखता है कि बीजेपी में कमान, यहाँ मध्य प्रदेश जो संगठन है या जो सत्ता है, वो अपनी जो कोशिश करती है कर रही है, लेकिन पूरी की पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और जो सिनेरियो, उसने कहीं ना कहीं इसको यहाँ मध्य प्रदेश को टारगेट पे लिया हुआ। अब फिर से इस बार 200 पार का नारा मध्य प्रदेश बीजेपी ने दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे या सामने से ही हम कह सकते हैं जो नेशनल जो लीडरशिप है, और खासकर मोदी और जो शाह एंड कंपनी है, वो पूरी तरीके से यहाँ जुटी हुई। पिछले 2022 को देखकर मोदी ने यहाँ 4-5 दौरे परोक्ष रूप से यहाँ मध्य प्रदेश में किए,
बहुत सारे कार्यक्रमों के जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, जो मुख्यमंत्री लेवल के प्रोग्राम होते हैं या जो स्टेट लेवल के कार्यक्रम होते हैं, उसको वर्चुअली उन्होंने कहीं ना कहीं आकर कार्यक्रमों को आगाज किया। उन्होंने उसको मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए। अभी यहीं इसी महीने में 2 बड़े प्रोग्राम हुए। एक प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ जिसमें मोदी प्रत्यक्ष तौर पर पहुंचे। फिर जब अभी इन्वेस्टर समिट हुई तो इन्वेस्टर समिट में वो वर्चुअली आए। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय जो नेतृत्व है, मोदी है, जो वो चिंतित है मध्य प्रदेश को लेकर, यहाँ जिस तरीके के फ्रैक्शन है। लेकिन इधर जो कमलनाथ या कांग्रेस, यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस यदि कुछ है तो पूरी कमलनाथ के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। पूरी तरीके से उसको कमलनाथ वन मैन शो, वन मैन आर्मी बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है, जब राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा निकली तो एक माहौल क्रिएट हुआ था। उनकी यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। खुद राहुल ने कहा, गांधी ने कहा कि मैं जितने स्टेट से गुजर करते हुए आया हूं, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब जो कांग्रेस भरोसे दिखती है, कांग्रेस ने उस यात्रा के बाद ऐसे भी कोई कार्यक्रम या इस तरीके के वो लेकर प्रोग्राम्स नहीं आ पाए जिससे वो जो माहौल राहुल गांधी की यात्रा से क्रिएट हुआ था वो बना रहे, टेम्पो बना रहे। यहाँ मोस्टली जो कमलनाथ या उनका जो पूरा का पूरा संगठन है पीसीसी, वो लगा रहता है, कहीं ना कहीं दिखता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, जो सरकार विरोधी जो एक माहौल होता है या केंद्र की जो सरकार के खिलाफ माहौल है, वो 2 चीजें हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी के फैक्शंस हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं है कि हम फिर से आ जाएंगे। और 2018 का चुनाव 2018 संजीव, यहाँ पे एक सवाल ये कि बहुत तेजी से फिजा में उड़ रही है कि चुनाव के पहले, काफी पहले शिवराज सिंह चौहान को हटाया जा सकता है, उनकी जगह कोई नया मुख्यमंत्री आ सकता है। क्या ये महज अफवाह है या इसमें कुछ दम है? क्या बिना शिवराज सिंह चौहान के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है? देखिए, बीजेपी ने जो खासकर मोदी शाह की जोड़ी ने जो जिस तरीके से फैसले लिए हैं तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हटाने की बातें लगातार होती रही है। बहुत बार ऐसा हुआ कि अब शिवराज हटा दिए जाएंगे, अब चले जाएंगे शिवराज, लेकिन शिवराज को हटाया नहीं गया। और शिवराज जिस तरीके से मेहनत करते हैं, जिस तरीके से वो लगातार लगे रहते हैं, तो फिलहाल में भले ही उनका बहुत विरोध है, उनके जो साथी गण हैं, उनके जो सहयोगी हैं, वो उनको 15 बरस वो पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर जब बीजेपी विपक्ष में बैठी तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद मिला, और फिर जब सिंधिया ने बगावत की कांग्रेस से और फिर जब आए तो फिर दांव बीजेपी ने या केंद्र ने शिवराज पे ही खेला। तो बातें तो बार बार ये उठती कि ऐसा नहीं लगता है जिस तरीके का दृश्य है कि अब बहुत कम वक्त है, 8-10 महीने बचे हुए, और जिस तरीके से बिल्कुल एक मतलब संजीव, भले ही आप इशारा कर रहे हैं कि वहां नेतृत्व का परिवर्तन शायद नहीं हो पाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।